फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए प्रेम सर के द्वारा सिलेक्ट किए गए BEGC 132 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, जिसका टाइटल है सिलेक्शन फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चर डाइवर्सिटी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये दिसंबर 2025 और जून 2026 दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझा तो मैं श्योर हूँ कि आप 100 मार्क्स तक आसानी से लिख कर आएंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये सब्जेक्ट का वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें टोटल 25 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। ये BEGC 132 का पार्ट 1 है। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द गज़ल एज एन आर्ट फॉर्म, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन का मतलब है गज़ल क्या होती है और यह एक कला के रूप में कैसी है और गज़ल क्यों ज़रूरी है। So the answer is, the ghazal is a beautiful and important form of poetry. It came to India from Arabic and Persian traditions and later become very popular in Urdu and other Indian languages. A ghazal is written in short 2 lines verses called shairs. Each shair is complete in itself and can express a full idea or feeling. This makes the ghazal simple in form but deep in meaning. गज़ल कविता है वो बहुत ब्यूटीफुल और महत्वपूर्ण फॉर्म है पोइट्री की, महत्वपूर्ण रूप है पोइट्री का। यह इंडिया में अरबी और फ़ारसी परंपरा से आया। बाद में यह उर्दू और भारत की अन्य भाषाओं में पॉपुलर हुआ। जो गज़ल है वो 2 छोटी पंक्तियों में और छोटे हिस्सों में लिखी जाती है, जिन्हें शेर कहा जाता है, और हर शेर अपने आप में पूरी बात कहता है। तो इस प्रकार गज़ल दिखने में तो छोटी होती है पर उसका मतलब बहुत गहरा होता है। सेकंड पैरे में, द मेन थीम्स ऑफ द गज़ल आर लव, पेन, सेपरेशन एंड लॉन्गिंग। द आइडिया ऑफ लव इन गज़ल इज नॉट ओनली रोमांटिक बट ऑल्सो स्पिरिचुअल. Many poets use the beloved as a symbol of God or truth. Because of this, a ghazal touches the heart as well as the mind. It expresses strong emotion in very few words. जो गज़ल कविता है उसमें प्यार, दर्द, जुदाई की भावनाएं होती है। तो ये जो है गज़ल लड़का लड़की का प्यार नहीं होता, बल्कि भगवान से जुड़ने की भक्ति होती है, ठीक है। और गज़ल दिल को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी छूती है। तो ये कम शब्दों में अपनी भावनाओं को प्रकट करती है। The ghazal is significant because it connects poetry with music and emotions. In India, ghazal are not only read but also sung, so they reach common people easily. Great poets like Mir, Ghalib and Faiz made the ghazal rich and meaningful. Even today, the ghazal remains popular because it speaks about human feelings in a simple and powerful way. ghazal का महत्व म्यूजिक और इमोशन से है। यह इंसान को संगीत और अपनी भावनाओं से जोड़ता है। और इंडिया में गज़ल सिर्फ पढ़ी ही नहीं जाती बल्कि गाई भी जाती है, जिससे कॉमन पीपल इजीली समझ सकते हैं। महान शायर जैसे मीर, गालिब, फैज़ ने गज़ल को बहुत ऊंचाइयां दी। और आज गज़ल इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि यह इंसान के दिल की बात सादे और असरदार तरीके से कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैव द थीम्स ऑफ दलित पोइट्री चेंज्ड ओवर टाइम, इलिस्ट्रेट। ठीक है, मतलब पहले दलित कविता में किन बातों पर लिखा जाता था और अब किन बातों पर लिखा जाता है, उदाहरण के साथ हमें बताना है। तो दलित पोइट्री हैज़ चेंज्ड अ लॉट ओवर टाइम.
In its earlier phase, Dalit poetry mainly talked about pain, suffering, and oppressions. It described caste discrimination, untouchability, poverty, and humiliation faced by Dalits. The tone of this poem was angry and full of protest because writer wanted society to notice their suffering. कि दलित कविता में अब बहुत चेंजेस आए हैं. पहले दलित कविता में दर्द, पीड़ा और अत्याचार की बातें लिखी जाती थी. ठीक है, इसमें भेदभाव, छुआछूत, गरीबी, ह्यूमिलेशन फेस बाय कि क्या क्या उनको फेस करना पड़ता था, वो सब उसमें दलित पोइट्री में पहले लिखा जाता था. और उन पोइट्री में गुस्सा और विरोध साफ दिखाई देता था. इसीलिए लेखक समाज का ध्यान अपनी तकलीफों की ओर खींचना चाहता था. With time, the times of Dalit poetry expanded. Modern Dalit poetry does not only focus on pain but also talks about self-respect and identity. Dalit poets now question the caste system and demand equality, dignity, and justice. Education and social awareness have given Dalit writers a stronger voice. यह है कि समय के साथ दलित कविता के विषय आगे बढ़े. ठीक है, अब आत्मसम्मान और अपनी पहचान की बातें होती है. दलित कविता में अब के टाइम में जिन चीज़ों पे फोकस किया जाता है वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी, मतलब आत्मसम्मान और अपनी पहचान की बातों में फोकस किया जाता है. दलित कविता जाति व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और बराबरी, सम्मान और न्याय की मांग करते हैं. पोइट्री नाउ क्वेश्चन अ कास्ट सिस्टम एंड डिमांड इक्वालिटी, डिग्निटी. तो इस लाइन का यही मतलब है कि जाति व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और बराबरी, सम्मान और जस्टिस, न्याय की मांग करते हैं. शिक्षा और जागरूकता ने उनकी आवाज को मजबूत बनाया. Third paragraph. Today, Dalit poetry has become a powerful medium of resistance and change. It talks about personal experiences, hope, and the desire for a better future. Instead of only showing victimhood, Dalit poetry now shows confidence and courage. Thus, Dalit poetry has moved from expressing suffering to asserting rights and identity. इस पैराग्राफ का मतलब है, आज दलित कविता विरोध और बदलाव का मजबूत माध्यम बन गई है. ठीक है, इसमें हमारे जीवन के अनुभव, उम्मीद, अच्छे भविष्य की चाह दिखाई देती है. अब दलित कविता खुद को कमजोर नहीं दिखाती, बल्कि उसमें आत्मविश्वास, हिम्मत दिखाई देती है. ठीक है, इस तरह दलित पोइट्री दुख की आवाज से हक और पहचान की आवाज बन गई है. एक्सप्लेन व्हाट शीशर कुमार दास मीन्स बाय द टर्म मैड लवर. इस क्वेश्चन का मतलब है कि शीशर कुमार दास ने मैड लवर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया और इसका अर्थ क्या है और इससे वह क्या समझाना चाहते हैं. Caesar Kumar Das uses the term mad lover to describe a special figure in Indian literary tradition. This person is not mad in a medical sense but is deeply devoted to love, truth, or gravity. The madness here means extreme passion and emotional intensity. शीशर कुमार ने इस मैड लवर शब्द का इस्तेमाल भारतीय साहित्य के एक खास चरित्र को बताने के लिए किया है. उन्होंने ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया है कि जो सच में पागल नहीं है बल्कि प्यार, सच्चाई या कला में पूरी तरह डूबा हुआ है. उसका जो ये पागलपन का मतलब है वो बहुत गहरी भावना और जुनून से है. The mad lover does not follow social rules and conventions. He or she is ready to suffer, sacrifice, and even face rejection for love or devotion. Such characters often appear in Indian literature as saints, poets, or lovers who live according to their inner calling. इसका मतलब है मैड लवर समाज के नियमों को नहीं मानता, वह प्यार या भक्ति के लिए दुख सहन करने को तैयार रहता है. ऐसे लोग समाज की परवाह किए बिना अपनी दिल की सुनते हैं
और भारतीय साहित्य में ये अक्सर संत, कवि और प्रेमी के रूप में मिलते हैं। Examples of the mad lover can be seen in Bhakti and Sufi tradition. Figures like Mirabai, Chaitanya, and Majnu show this intense love and devotion. Through this idea, Caesar Kumar Das shows the Indian literature values deep emotional and spiritual commitment. इस पैराग्राफ का मतलब है कि जो मैड लवर का उदाहरण है वो भक्ति और सूफी ट्रेडिशन में देखा जाता है, और मीराबाई, चैतन्य और मजनू ने ये जैसे पात्र है, इन्होंने इस गहरे प्रेम और भक्ति को दिखाया है। और इस विचार के जरिए भारतीय साहित्य की गहरी भावना और आध्यात्मिक समर्पण को महत्व दिया गया है। कैन अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर बी रिटन क्रोनोलॉजिकली? वाई और वाई नॉट? इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या भारतीय साहित्य का इतिहास सीधे समय के क्रम मतलब पहले या बाद में लिखा जा सकता है? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? कारण भी बताना है, हम कारण भी इसमें बताएंगे। तो आंसर को समझते हैं पहले पैराग्राफ को। राइटिंग अ क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इज वेरी डिफिकल्ट. दिस इज बिकॉज इंडियन लिटरेचर डिवॉल्व इन मैनी लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम. संस्कृत, तमिल, उर्दू, फ़रासी, हिंदी, बंगाली और भी many other languages have their own literary tradition and timelines. कि भारतीय साहित्य का इतिहास सीधे समय के क्रम में लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत में एक ही समय में कई भाषाओं में साहित्य विकसित हुआ है और सबकी अपनी अपनी अलग परंपरा और इतिहास है। जब एक ही समय में सब विकसित हुआ तो उसमें बहुत सारी भाषाएं आई, जैसे संस्कृत, तमिल, उर्दू, फ़रासी, हिंदी, बंगाली, जिन कारण उनका एक अपना अलग अलग वो हिस्ट्री और ट्रेडिशन है। Another reason is the strong presence of oral tradition in India. Many stories, epics, songs, and folk tales were passed from one generation to another by word of mouth before being written down. Because of this, it is hard to fix exact dates for many literary works. तो इसका मतलब है कि भारत में मौखिक परंपरा बहुत मजबूत रही। इसमें कई कहानियाँ, महाकाव्य, लोकगीत पहले से बोले जाते थे, बाद में इन्हें लिखना शुरू किया गया। इसीलिए बहुत से साहित्य कार्यों की सही तारीख तय करना बहुत मुश्किल है। Moreover, different literary movements exist simultaneously in different regions. For example, Bhakti literature developed at different times in different parts of India. Therefore, Indian literature cannot be understood properly in a state chronological order. It is better studied through themes, culture and tradition. इसके अलावा अलग अलग जगहों पर एक ही समय में अलग साहित्यिक आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, जैसे भक्ति साहित्य भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग समय पर विकसित हुए। इसीलिए भारतीय साहित्य को सीधी टाइमलाइन में समझना सही नहीं है। इस विषय को संस्कृति परंपरा के आधार पर समझना बेहतर होगा। क्वेश्चन 5th, What do you understand by unity of heritage in the context of Indian literature? भारतीय साहित्य में एकता की विरासत से क्या मतलब है? इतनी भाषाएं और संस्कृतियां होने के बावजूद भारतीय साहित्य कैसे एक जुड़ा हुआ दिखाई देता है? इसका आंसर, The term unity of heritage in Indian literature refer to the shared culture and literacy traditions of India. Although Indian literature is written in many languages, it reflects common ideas, values, and beliefs. This shared heritage connects different religions and literary traditions. यूनिटी ऑफ हेरिटेज का मतलब है भारतीय साहित्य की साझा संस्कृति और साहित्यिक विरासत।
हालांकि भारत में कई भाषाओं में साहित्य लिखा गया है, फिर भी उनमें एक जैसी सोच, मूल्य और विश्वास दिखाई देते हैं। यही साझा विरासत अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ती है। Themes such as love, devotion, duty, sacrifice, and the search for truth appear in almost all Indian literary traditions. Stories from epic like the Ramayana and the Mahabharata are retold in different languages and forms across India. This shows culture, continuity, and unity. प्यार, भक्ति, कर्तव्य, त्याग और सत्य की खोज जैसे विषय लगभग हर भारतीय साहित्य में मिलते हैं। जैसे रामायण और महाभारत की कहानियाँ अलग अलग भाषाओं में अलग रूपों में मिलती हैं। यह सांस्कृतिक निरंतरता और एकता को दिखाता है। Thus, unity of heritage does not mean uniformity. Diversity exists in Indian literature, but it is held together by shared culture, memory, and tradition. This unity makes Indian literature rich, inclusive, and meaningful. इसका मतलब है कि जो यूनिटी ऑफ हेरिटेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एक जैसा हो, ठीक है, क्योंकि भारतीय साहित्य में विविधता है, पर लेकिन यह सब एक साझा संस्कृति स्मृति से जुड़ा हुआ है। यही एकता भारतीय साहित्य को समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाती है। क्वेश्चन 6 है, व्हाट डज द आइडिया ऑफ द मैड लवर कन्वे, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। इस क्वेश्चन का मतलब है मैड लवर का विचार क्या बताता है, यह प्रेम और भक्ति के बारे में क्या संदेश देता है, उदाहरण बताएं। तो The idea of the mad lover means a person who loves very deeply. This person is not actually mad. He or she is called mad because the love is so strong that nothing else matters. Such a person does not care about rules, society or people opinions. तो मैड लवर ऐसे इंसान को कहा गया है जो बहुत गहरा प्यार करता है, और वो पर्सन सच में पागल नहीं होता है, बल्कि उसका प्यार इतना गहरा होता है कि उसे दुनिया की परवाह नहीं रहती है। In Indian literature, the mad lover is ready to suffer for love. Pain, separation, and sacrifice are part of this love. The lover does not stop loving even when there is no happiness. This kind of love is shown as pure and true. मतलब भारतीय साहित्य में मैड लवर प्यार के लिए दुख सह लेता है, दर्द, जुताई और त्याग इस प्यार का हिस्सा होते हैं, फिर भी वह प्यार करना नहीं छोड़ता। इस प्यार को सच्चा प्यार माना जाता है। थर्ड पैराग्राफ, एग्जाम्पल्स ऑफ द मैड लवर आर फाउंड इन भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस। मीरा लव्ड Krishna so much that she forgot the world. Majnu loved Laila so deeply that people called him mad. These examples show that true love needs full dedication. मतलब मीरा का कृष्ण से प्रेम और मजनू का लैला से प्रेम अच्छा उदाहरण है। यह दिखाता है कि सच्चे प्यार में पूरा समर्पण होना चाहिए। क्वेश्चन 7, what does writing from North East India tell us about the people there illustrate? मतलब कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का साहित्य वहाँ के लोगों के जीवन, संस्कृति और समस्याओं के बारे में हमें क्या बताता है, उदाहरण के साथ बताएं। सो द आंसर इज, writing from North East India tells us about the culture, life, and struggles of people there. It shows their strong connection with nature, close community life, and rich traditions. The stories often describe local festivals, customs, and daily life. इस पैराग्राफ का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की किताबें हमें वहाँ के लोगों के जीवन, संस्कृति के बारे में बताती है, और यह दिखाती है कि लोग प्रकृति से
जुड़े हुए हैं, समुदाय में रहते हैं और उनकी परंपराएं बहुत समृद्ध है। ठीक है, और कहानियाँ अक्सर त्योहार, रीति रिवाज, रोजमर्रा की जिंदगी में बताई जाती है। सेकंड पैरा, these writings also talk about challenges like identity, political issues, and social changes. Many writers share how people face conflicts, migration, and cultural neglect. Literature becomes a way to express feeling and experiences. इन लेखनों में पहचान, राजनीतिक समस्याएं, सामाजिक बदलाव जैसी मुश्किलें भी दिखाई देती है। कई लेखक बताते हैं कि लोग संघर्ष, प्रवासन, संस्कृति अनदेखी का सामना करते हैं। उसने बताया है कि वह इन सभी का सामना कैसे करते हैं और साहित्य उनके अनुभव और भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका इसमें बताया गया है। थर्ड पैराग्राफ, राइटर्स लाइक तेमसुलाओ एंड स्ट्रेनिक्री show both the beauty and problems of life in Northeast India. Their works highlight courage, hope, and dignity. Through their writing, we can understand the people and their world better. लेखक जैसे तेमसुलाओ एंड एस्ट्रिन क्री के जो शो है उनमें उन्होंने सुंदरता और समस्या दोनों का दिखाया है। उनकी रचना साहस, उम्मीद और आत्मसम्मान को उजागर करती है। इन लेखकों ने हमें वहाँ के लोगों और उनके जीवन को अच्छी तरह समझने में मदद की है। क्वेश्चन 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिंदवी, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। हिंदवी क्या है, यह कौन सी भाषा थी और यह क्यों ज़रूरी थी और इसके उदाहरण बताएं। तो हिंदवी रेफर टू द अर्लियर फॉर्म ऑफ हिंदी लैंग्वेज यूज्ड इन medieval India. It was the language of ordinary people and included local dialects. Hindi helped poets communicate ideas to everyone, not just the education. हिंदवी प्राचीन हिंदी भाषा का वह रूप था जो मध्यकाल में इस्तेमाल होता था। ठीक है, यह आम लोगों की भाषा थी, इसमें स्थायी बोलियां भी शामिल थी। हिंदवी ने कवियों को यह मौका दिया कि वह अपने विचार आम लोगों तक पहुंचा सके। ओके, और many saints and poets wrote in Hindi instead of Sanskrit or Persian. Bhakti poets used it to express devotion in simple words so common people could understand. It made literature more popular and widespread. इसका मतलब कई संत कवि या संस्कृत या फरासी की जगह हिंदवी में लिखते थे और भक्ति काव्यों ने इसे भक्ति की बात कहने के लिए इस्तेमाल किया ताकि आम लोग आसानी से समझ सके। इससे साहित्य अधिक लोकप्रिय और आम हो गया। आमिर खुसरो जैसे कवियों ने इसमें अपनी कविता और गीत लिखे और फारसी शैली को स्थानीय भाषा के साथ मिलाया। हिंदी बाद में आधुनिक हिंदी और उर्दू में बदल गई। यह दिखाता है कि भाषा ने भारत के लोगों और संस्कृति को जोड़ा है। आप लोग इतनी देर तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। वैसे ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मुझे समझाने में थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन इतनी श्योर हूँ कि समझ में अच्छा आया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये PDF मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है और मुझे इस PDF में इजी लैंग्वेज में आंसर बनाने में बहुत ही समय लगा। इस PDF में 25 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और इन क्वेश्चंस में पोएम भी है जो हर सेशन के एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन होता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और इनके आंसर को ध्यान से समझेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकोगे। इस PDF को मैंने पेड रखा है जिसका प्राइस ओनली 40 रुपीज़ रखा गया है। इस PDF को परचेज़ करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं।
थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। और जाने से पहले बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।